ये एपिसोड मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है पूरी, उसका एपिसोड नंबर 17 है। वर्ल्ड वॉर 2 की एक ये खास बात थी कि ये बहुत बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। ना सिर्फ इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व थे, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज इन्वॉल्व थी जो इतने इंपॉर्टेंट तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी। तो जैसे कि इसमें यूरोप के अलावा जो बाकी थिएटर्स ऑफ वॉर थे, जैसे कि अफ्रीकन कैंपेन जो हुआ था, जिसमें पहले इटालियन फोर्सेस ने हमला किया था एलाइड फोर्सेस के ऊपर, फिर बाद में रोमल आए थे एक्सिस फोर्सेस की तरफ से, और अल्टीमेटली वहां पे एलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी। उसके बाद आज हम बात करने जा रहे हैं बाल्कन कैंपेन के बारे में, यानी वो लड़ाई जो हुई थी इटली और ग्रीस के बीच में, और कैसे इस लड़ाई ने ना सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 के अल्टीमेट रिजल्ट को, बल्कि एक्सियल फोर्सेस के आपस में जो रिलेशंस थे जर्मनी और इटली के बीच में, उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है जून 1940 में। इस समय जो इटली के मेन लीडर थे बेनितो मुसोलिनी, उनको ड्यूचे या ड्यूस भी कहते थे, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। क्यों? वो परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि इन्होंने, जब जर्मनी ने अटैक लॉन्च कर दिया था अपना 1939 में पोलैंड के ऊपर, तब मुसोलिनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लड़ाई में। और जब फ्रांस पे हमला किया जर्मनी ने, और इतना सक्सेसफुली 3-4 हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरे फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, तो ये देख के अब मुसोलिनी को लगने लगा कि अगर यहां पे भी इसकी जीत हो जाएगी हिटलर की, तो मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो लास्ट मोमेंट पे आके, जब जर्मनी की जीत फ्रांस पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, तब लास्ट मोमेंट पे इसने भी हमला कर दिया फ्रांस के ऊपर, ताकि जब पीस कॉन्फ्रेंस हो तो इसको भी, इटली को भी एक सीट मिले, और इसको भी जो जीत है फ्रांस के ऊपर उसमें इसका भी हिस्सा आए। पेपर पे देखा जाए तो इटालियंस की जीत हुई थी फ्रांस के अगेंस्ट, बट अगर रियलिटी देखें तो इटालियंस के खिलाफ फ्रांस को डिफेंड करते समय तो कुल मिला के 120 फ्रेंच सोल्जर्स की जान गई थी। बट ये अटैक करते समय इटालियंस ने 630 फौजियों को खोया था, और 4000 से भी ज्यादा फौजी उनके कैप्चर कर लिए थे फ्रांस ने। और ये बहुत इंपैरेसिंग बात है। आप सोचिए, आप किसी कंट्री को इन्वेड करने जा रहे हैं और आपका ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, आप ही के लोग वहां कैप्चर हो जा रहे हैं। जीत तो आप गए, बट ये जो एम्बैरेसमेंट था ये बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा जब जीत भी गए तो भी उनको बहुत खास कुछ मिला नहीं इटली को। कुछ गांव थे जो फ्रांस में उनको मिल गए, बस वही उनको हासिल हुआ अल्टीमेटली। तो जब मुसोलिनी ने सोचा कि कहां अपनी बाहें फैलाई जाए, कहां पे अटैक करूं मैं, तो उसके दिमाग में जो रीजन आया वो था बाल्कन का रीजन। और उसमें जो कंट्री उसकी नजर में आई वो थी ग्रीस। उसने ग्रीस को इसलिए चुना, इसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहली चीज तो यह कि मुसोलिनी की नजर में ग्रीस एक बहुत ही कमजोर कंट्री था। उसका रीजन ये था कि अगर ग्रीस की साइज की बात करें तो इटली के साइज का 1/5 था ग्रीस। उसके बाद ग्रीस की पॉपुलेशन बहुत छोटी थी कंपेयर टू इटली। जी, ग्रीस की जो मिलिट्री थी वो भी बहुत ही इम्पोवरिश थी, और उनके पास उतना इक्विपमेंट नहीं था, उनके पास टैंक्स थे ही नहीं। एयरफोर्स के नाम पे उनके पास वर्ल्ड वॉर 1 के पुराने प्लेन्स थे, और उनके पास इवन जो नॉर्मल राइफल्स, जो बंदूकें थी उनके फौजियों के पास, वो भी पुराने जमाने की थी, वर्ल्ड वॉर 1 के एरा की थी, जो उन्होंने दूसरे कंट्रीज से लिए थे। तो बहुत ही आउटडेटेड मिलिट्री थी उनके पास। एज अपोज टू देम, इटालियंस के पास ज्यादा एडवांस वेपनरी थी, उनके पास ज्यादा वॉरशिप्स थी, उनके पास टैंक्स थे, उनके पास एयरक्राफ्ट थे। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे थे, बट इनसे तो बहुत ही अच्छे थे कंपेयर टू ग्रीक। जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से इटली ने चुना ग्रीस को अटैक करने के लिए, वो ये है कि 1940 के अक्टूबर के महीने में रोमानिया, जो एक बाल्कन का देश है, वहां पे उन्होंने जर्मनी, हिटलर से मदद मांगी कि आप अपनी मिलिट्री हमारे पास भेजो, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? सोवियत यूनियन से। क्योंकि रोमानिया को लग रहा था कि कहीं सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हम पे ज्यादा ना आ जाए, वो हम पे हमला ना कर दे, तो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए उन्होंने जर्मनी की मदद मांगी। ये देख के मुसोलिनी को बहुत गुस्सा आया। उसको बोला कि यार, तुम जर्मनी की मदद क्यों मांग रहे हो, हमसे मदद मांगो, और हम तुमको अपनी मिलिट्री देंगे हेल्प करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी देश फ्री में जाके अपनी मिलिट्री दे देगा। कोई जब आपकी हेल्प करता है तो ऑब्वियसली कुछ लेता है उसके बदले में। और मुसोलिनी को लगता था कि ये पूरे यूरोप के ऊपर ये जर्मनी का कब्जा हो रहा है, हिटलर का कब्जा हो रहा है, उसका दबदबा है वहां पे, तो मेरा दबदबा होना चाहिए बाल्कन की रीजन में। तो जब बाल्कन के देश भी अगर जर्मनी से मदद मांग रहे हैं तो ये बात मुसोलिनी को पसंद नहीं आई, और इसीलिए उसने कहा कि भाई, मुझे अगर इससे पहले ये आके रोमानिया को भी कैप्चर कर ले और ग्रीस को भी कैप्चर कर ले, मुझे पहले ग्रीस पे हमला कर देना चाहिए। ये सोच थी मुसोलिनी की। तो अक्टूबर 12 साल 1940 की वो तारीख थी जब मुसोलिनी ने फाइनली ये निर्णय कर लिया कि उसको अब ग्रीस के ऊपर हमला करना है। सिर्फ 16 डेज में, कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कहीं, कोई मिलिट्री, उनकी जो प्रिपरेशंस होती है पहले इतना बड़ा इन्वेजन करने से पहले, वो कुछ नहीं हुआ था। 16 डेज में उसको अटैक करना था, ये उसने डिसाइड कर लिया। तो जो इटालियन चीफ ऑफ स्टाफ था उसका नाम था पिएट्रो बडोलियो।
जब उसको बताया मुसोलिनी ने कि तुमको अटैक करना है 16 डेज में, तो उसने बोला कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत कम टाइम है और हम रेडी नहीं है इतने बड़े इन्वेजन के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इटली एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी था, मतलब वहां का जो मैक्सिमम जो जीडीपी था और जो ज्यादातर जो लोगों का रोजगार था वो एग्रीकल्चर से ही आता था, लोग खेती करते थे। तो ये इस समय जब ये अटैक करने का प्लान कर रहा था, उस समय हार्वेस्टिंग टाइम था, यानी फसलों को काटने का टाइम था। तो 6 लाख इटालियन सोल्जर्स को मुसोलिनी ने डिमोबिलाइज कर दिया था, यानी उनको बुला लिया था ये एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के काम करने के लिए। इस वजह से उनकी आर्मी उस टाइम थोड़ी सी कमजोर हो गई थी एक इन्वेजन लॉन्च करने के लिए। तो जब बडोलिन ने उसको ये बोला तो उसने कहा कि भाई मुझे तो अटैक करना ही है, 16 डेज में करना है, तो कैसे भी करके उसको अरेंज कर। तो अब क्या कर सकते हो, जब आपका जो सुप्रीम लीडर है वो ऐसा कह रहा है तो अल्टीमेटली आपको उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने भी इसकी बात मानी और अक्टूबर 28 की डेट तय की गई ग्रीस पे हमला करने के लिए। जब ये फाइनली डिसाइड हो गया कि अक्टूबर 28 को अटैक होगा, तो बडोलियो ने मुसोलिनी को रिक्वेस्ट किया कि अगर हम करने ही जा रहे हैं अटैक तो क्यों ना हम जर्मन की मदद लें, क्योंकि वो हमारे पार्टनर हैं, वो एक एक्सियल कंट्री है और वो हमसे ज्यादा एडवांस है मिलिट्री के मामले में, उनकी टैक्टिक्स ज्यादा बेहतर होती हैं, ज्यादा एडवांस्ड होती हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। तो इस बात से नाराज हुआ मुसोलिनी। उसने कहा कि जब जर्मनी ने नॉर्वे पे हमला किया था तो हमको बताया था क्या, जब जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला किया था अटैक सडनली, तो हमको बताया था क्या। तो अगर वो हमको बताते नहीं है तो हम लोग उनको क्यों बताएं। हिटलर मुझे कुछ बताता नहीं है, इसलिए अब मैं ग्रीस पे हमला करूंगा और मेरे जो मैंने अटैक किया है उसके बारे में वो पढ़ेगा सीधे न्यूज़पेपर में, मैं अपने से कुछ बताने नहीं वाला। तो देखिए कैसे ये दो एक पक्ष के देश थे, उनमें ही कैसे आपस में रंजिशें हो रही थी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी कंट्री को हमेशा इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए खुद से सोचना चाहिए। अगर आप किसी दोस्त पे आप उम्मीद टिकाते हो कि वो आपकी हेल्प करेगा, तो देखिए ये होता है वॉर के टाइम, और यही हुआ। मुसोलिनी ने कहा कि मैं हिटलर को नहीं बताऊंगा। और इतनी कमाल की बात है कि 28 तारीख को ही, जिस दिन उनका अटैक शुरू होना था, उस दिन एक्चुअली हिटलर मिलने गया था मुसोलिनी से। उसको जब बताया गया था हिटलर को कि अटैक प्लान कर रहे हैं, इटालियंस अटैक करने वाले हैं ग्रीस के ऊपर, तो हिटलर मान ही नहीं रहा था। उसको बोल रहा था नहीं करेगा यार, ये बहुत बड़ा मूव है। तो एक्चुअली मिलने गया था, बट जब वो ट्रेन में था हिटलर, तब उसको पता चला कि अरे वहां तो अटैक शुरू हो गया। तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ हिटलर को, और उसको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई यार। बट उसने गुस्से को कंट्रोल किया और वो एक्चुअली मुसोलिनी से उस दिन मिला भी था, और मुसोलिनी ने बहुत गर्व से उसको बताया कि भाई हमने अटैक शुरू कर दिया है, अब आप देखिए कि कैसे हम इस पूरी जगह को कैप्चर कर लेंगे। अब बात करते हैं ग्रीस के बारे में। इस पूरे सिचुएशन के दौरान ग्रीस की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब थी, और यह बात इटालियंस के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब भी आप एक ऐसे दुश्मन पे हमला करते हो जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों में आपस में बहुत मतभेद है और जो लीडरशिप है वो बहुत डिवाइडेड है, तो उनको अटैक करना उनके ऊपर और उनको जीतना आसान हो जाता है। और ये ही सिचुएशन थी ग्रीस में। ग्रीस का उस समय एक डिक्टेटर था, उसका नाम था मेटाक्सिस, और वो अपने आप, मतलब उसने पार्लियामेंट को अबॉलिश कर दिया था, खुद वो लीडर बन गया था। जब उसको पता चला, उसके पास एक्चुअली एक इटालियन एम्बेसडर आया और बोला 28 अक्टूबर को कि भाई हम तुम्हारे पे, हमको चाहिए कि तुम लोग न्यूट्रल रहो इस वॉर में, और उस न्यूट्रलिटी को गारंटी करने के लिए, इस बात को हमको पूरी तरह कंफर्म करना है कि आप न्यूट्रल रहोगे वॉर में, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम हमारी फोर्सेस को आपके कुछ की एरियाज में स्टेशन करें, हमारी आर्मी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर कर लेगी। इस तरह से बोला गया, जबकि वो अल्टीमेटली क्या कह रहा था कि हम तुम पे वॉर करने वाले हैं। मेटाक्सिस को जब ये ऑफर दिया गया तो उसने जो बात की, उसने जो रिस्पॉन्स दिया उस मोमेंट पे, वो रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत फेमस हो गया है। उसने ये कहा कि इतने कम समय में, इस कुछ घंटों के समय में, मैं अपना पर्सनली घर ना बेचूं और तुम मुझे कह रहे हो कि अपना देश बेच दूं, ये नहीं हो सकता। ये जो रिस्पॉन्स था, ये एक रैलिंग पॉइंट बन गया सारे ग्रीक लोगों के लिए, और उनमें जो पॉलिटिकल डिवाइड था, जो लोगों में आपस में मतभेद था, वो कहीं ना कहीं गुम होने लग गया, इवेपोरेट होने लग गया, और लोगों को लगा कि एक जो दुश्मन हमारे पे अटैक करने आ रहा है, उसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। और इस प्रकार मेटाक्सिस ने बहुत सक्सेसफुली, चाहे प्रोपेगेंडा करके, चाहे लोगों तक अपनी बात पहुंचा के लोगों को राउज किया, और अपनी मिलिट्री को उसने मोबिलाइज किया। इटली ने जो अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया था, वो एक काफी बड़ा ऑफेंसिव था। कुल मिला के 1,62,000 इटालियंस ने एंट्री की ग्रीस के अंदर, और 3 pronged अटैक था, 3 डायरेक्शन से। जो ग्रीक्स का मेन लीडर था मेटाक्सिस, उसने अपने वॉर कैबिनेट को बोल के रखा था कि हम जब तक हो सकता है यहाँ पे डिफेंड करेंगे अपने आप को, उसके बाद हम लोग हार नहीं मानेंगे,
हम लोग विड्रॉ करते जाएंगे और लास्ट में जो हमारा जो पूरा गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, उसको हम लेके जाएंगे क्रीट में। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ग्रीक मेनलैंड है, उससे थोड़ा हट के एक टापू है बड़ा सा, क्रीट। वहां पे उनका प्लान था कि हम वहां पे जाके हम लोग सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे, स्पेशली द गवर्नमेंट एंड बहुत सारे ग्रीक लोग भी। और यहाँ क्रीट का जो डिफेंस था वो बेहतर था, क्योंकि ये एक आइलैंड था और एक आइलैंड पे आप लैंड फोर्सेस नहीं भेज सकते, आपको एम्फीबियस असॉल्ट करना पड़ता है। और क्रीट में उनकी मदद कर रहे थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को चाहिए था कि ग्रीक लोग अपनी सोवरेनिटी को बरकरार रखें और ये किसी भी तरह से हारे ना एक्सियल फोर्सेस के हाथों। जो इटालियन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उन्होंने जो भी गैदर किया था डेटा, उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि इस समय ग्रीक लोगों में पॉलिटिकल डिवाइड है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोग, उनका मोरल बहुत डाउन है और इतने शॉर्ट नोटिस पे अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर नहीं पाएंगे वो लोग। तो कुल मिला के उन्होंने कहा था कि 30-35,000 ट्रूप्स को ग्रीक्स मोबिलाइज कर पाएंगे इटालियंस को रोकने के लिए। बट थैंक्स टू मेटाक्सिस और जिस तरह से उसने लोगों को राउज किया और लोगों को एक साथ लेके आया, कुल मिला के 2,30,000 ग्रीक सोल्जर्स को उसने मोबिलाइज कर दिया। और एक और एडवांटेज था यहाँ पे ग्रीक्स के पास। ग्रीक्स लोगों की जो सप्लाई लाइंस थी, कम्युनिकेशन लाइंस थी, वो छोटी थी, क्योंकि जब भी आप अपने देश को डिफेंड करते हो बाहर से, तो आप यहाँ पे डिफेंड कर रहे हो और पीछे सारा आपका देश है और बाहर से इन्वेडर्स आ रहे हैं, तो आपकी सप्लाई लाइंस आसान रहेगी, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बट बाहर से जो आ रहा है उसको दूर से आना, क्योंकि इटालियंस आ रहे थे अल्बानिया से, डायरेक्टली उनकी जो सप्लाई लाइन थी वो लंबी थी। तो इसीलिए जब ग्रीक सोल्जर्स ने अपना एक डिफेंस लाइन बनाई वहां पे, तो उनका जो कम्युनिकेशन था, उनका सप्लाई लाइन छोटी थी, इस वजह से उनके पास कुल मिला के 1 लाख ट्रांसपोर्ट एनिमल्स थे, जिनकी वजह से वो फ्रंट तक अपना सारा रॉ मटेरियल पहुंचा पा रहे थे। उसके अलावा उन लोगों को जो मोराल था वो बहुत हाई था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि दूसरे देश से एक कोई कंट्री आके हम पे हमला कर रही है, तो हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये जनरली होता है, जब भी कोई बड़ा वॉर होता है तो जो देश के लोग होते हैं, अगर उनके ऊपर इन्वेजन कोई कर रहा है तो जनरली लोग साथ में आने की कोशिश करते ही हैं। यही ग्रीस में भी हुआ। और ऑन द अदर हैंड इटालियंस जो थे वो आ रहे थे जब इन्वेड करने के लिए, तो उनकी जो सप्लाई लाइंस थी वो लंबी थी। उसके अलावा उनका जो कम्युनिकेशन था वो एक लंबे डिस्टेंस पे हो रहा था, उनके पास ट्रांसपोर्ट एनिमल्स भी कम थे। और इन सारी चीजों को जो एक फैक्टर था जो बहुत ही खराब कर रहा था, वो था कि ये अक्टूबर-नवंबर के महीने में लड़ाई हो रही थी और इस समय काफी ठंडी पड़ रही थी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो जो साल था, उसका ये जो ठंडी वाला महीना था, जो कुछ महीने थे, वो सबसे ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड ठंडी हुई थी उस समय। तो ये एकदम खराब हो रहा था इटालियंस के लिए, क्योंकि वो बाहर से आके अटैक कर रहे थे। ग्रीक सोल्जर्स के पास एडवांटेज था कि वो बैटल हार्डेंड थे, वो वेटरन्स थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां देखी थी, तो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं थी। हालांकि उनके पास जो एम्युनिशन था, उनके पास जो राइफल्स थी, वो बहुत पुराने जमाने की थी, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम थी। बट क्योंकि उनके पास मोरल हाई था, उनके पास बैटल हार्डेंड सोल्जर्स थे और वो अपने देश को, अपनी जमीन को डिफेंड कर रहे थे। जो टेरेन था, ये बहुत पिंडस माउंटेन्स का जो एरिया था, बहुत ही मुश्किल था अटैकर्स के लिए, और वहां पे उन्होंने एक अच्छा डिफेंस प्रूव किया ग्रीक सोल्जर्स ने। और यही चीज बिल्कुल उल्टी पड़ी इटालियंस के लिए, क्योंकि हालांकि उनके पास कहने के लिए टैंक्स थे, जो कि ग्रीक के पास नहीं थे, बट टैंक्स काम कर रहे थे नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में, जब पूरी खाली जमीन है और आप आराम से अपने टैंक्स दूर दूर तक लेके जा रहे हो, तब टैंक्स काम करते हैं। बट जब उन्हीं टैंक्स को आप माउंटेन्स में लेके आ रहे हो, जहां पे पूरा जो टेरेन है वो ऊपर नीचे है, दलदली है बीच बीच में, और ऊपर से ठंडी इतनी पड़ रही है, तो आपके टैंक किसी काम के नहीं होते, वो सिटिंग डक्स बन जाते हैं। अफ्रीकन कैंपेन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे टैंक से इतना लंबा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हो, अगर टेरेन आपका साथ दे रहा है, वो फेवरेबल है तो, जो कि ग्रीक कैंपेन में नहीं हो रहा था। उसके अलावा इटालियंस के पास एयरफोर्स नहीं थी, बहुत कुछ गिने चुने कुछ 70-80 प्लेन थे उनके पास, वो बहुत पुराने जमाने के। इटालियंस के पास बेहतर एयरफोर्स थी, बट एयरफोर्स का भी उनका जो एडवांटेज था वो खास साबित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ग्रीक्स की मदद कर रहे थे ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश आरएएफ प्लेन्स आ रहे थे और वो हवा में ही इन जितने भी इटालियन प्लेन्स थे उनको चैलेंज कर रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो पूरी तरह से एयर सुपीरियरिटी भी नहीं बना पा रहे थे इटालियन एयरफोर्स। ब्रिटिश लोगों की एक बहुत साइजेबल, बहुत सिग्निफिकेंट मदद जो थी ग्रीक्स के लिए, वो ये थी कि ब्रिटिश लोगों ने इटालियंस के कम्युनिकेशन को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके रखा था। उनको पूरा पता चल रहा था कि इनके क्या प्लान्स हैं, कहां वो अटैक करने वाले हैं, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन वो दे रहे थे ग्रीक कमांडर इन चीफ को। तो इस वजह से ये जो एडवांटेज मिल रहा था ग्रीक्स को, जो इटालियंस को नहीं मिल रहा था, इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ ग्रीक्स को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रीक्स इतना फॉर्मिडेबल डिफेंस वहां पे बना पाएंगे, बट इटालियंस ना सिर्फ वहां पे हार रहे थे, बट उनकी बेइज्जती भी हो रही थी पूरी दुनिया की नजर में, और खासकर हिटलर की नजर में, जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान होता था इटालियन से। तो पहले तो ग्रीक्स ने
इटालियंस को रोका, उनके एडवांस को रोका। तो ऐसे ये इटालियंस हैं, ये ग्रीक्स हैं, तो यहां उन्होंने रोका उनको और फिर धीरे 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 पुश करना शुरू किया, बाहर निकालना शुरू किया और फाइनली नवंबर के महीने में ग्रीक्स ने पूरी तरह बाहर कर दिया अब इटालियन फोर्सेस को। तो जब आप ऑफेंसिव पे होते हैं, जब आप डोमिनेशन की पोजीशन में होते हैं, तो आप जनरली इस पे और बनाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यही काउंटर अटैक किया ग्रीक्स ने। उन्होंने पहले इटालियंस को ग्रीस के बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने अल्बानिया में एंट्री की, जो कि इटालियन रीजन था, वहां उन्होंने उनको धकेलना शुरू किया और आगे भेजते 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 कुल मिला के 50 मील तक उन्होंने उनको अल्बानियन टेरिटरी में पुश कर दिया था। इतना पीछे धकेल दिया था ग्रीक सोल्जर्स ने। परंतु ऐसा भी नहीं था कि ग्रीक्स बहुत आसानी से उनको हराते जा रहे थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों की हालत भी बहुत डेस्परेट थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनके पास वेपन्स जो थे बहुत पुराने थे। इस वजह से जो ब्रिटिश लोगों को सप्लाई भी कर रहे थे, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको ऐसा एमिनिशन ढूंढना पड़ रहा था, ऐसी गोलियां ढूंढनी पड़ रही थी जो उनके आउटडेटेड वेपन्स के लिए काम करें। तो ये प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जितना आप आगे बढ़ते हो, दूसरे एनिमी टेरिटरी में जाते हो, आपकी जो सप्लाई लाइन होती है वो लंबी हो जाती है, और अगर सप्लाई लाइन लंबी हो गई तो वो वल्नरेबल हो जाती है अटैक करने के लिए, और वही हो रहा था ग्रीक्स के लिए। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए अल्बानिया के, वैसे वैसे उनके लिए ब्रिटिश लोगों को उनको सप्लाई करना मुश्किल होता चला। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ग्राउंड पे फाइटिंग फोर्स के लिए, वो है राशन की कमी होना। ग्रीक्स लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा था। एक पॉइंट के बाद उनको खाने के लिए सिर्फ ब्रेड और ऑलिव्स मिलते थे, और इसी वजह से वो आगे तो बढ़ रहे थे, पर उनके जो फौजी थे वो मैल न्यूरिश हो रहे थे, उनको बीमारियां हो रही थी और वो कमजोर हो रहे थे। और ये कभी भी एक लैंड की फाइटिंग फोर्स के लिए, एक्चुअली किसी भी फाइटिंग फोर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं होती कि अगर उनके सोल्जर्स को खाना ही नहीं मिल रहा था। इस पूरे इटालियन ग्रेको कैंपेन में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल, वो चाह रहा था कि हम अपनी आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को भेजें ग्रीस में लड़ने के लिए इटालियन से। परंतु जो ब्रिटिश मिडिल ईस्टर्न जो पूरा रीजन था, उनका जो कैंपेन वहां चल रहा था नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में, वहां जो कमांडर इन चीफ था जनरल वेवल, वो ये कह रहा था कि हमको ग्रीक्स की लड़ाई में हम उनको सप्लाई तो कर रहे हैं, बट हमको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपने ट्रूप्स को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अभी हम यहां जीतने वाले हैं। नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन उनका खत्म होने वाला है, वहां वो जीत जाएंगे, और अगर हमने अपने ट्रूप्स को यहां भेज दिया तो हमारी जीत जो है यहां पे कमजोर हो जाएगी। ध्यान रखिए कि अभी नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में रोमल की एंट्री नहीं हुई है, तो उनको लग रहा था कि हम जीतने ही वाले हैं, और एक्चुअली वो जीत जाते अगर रोमल फरवरी 1941 में नहीं आया होता एक्सियल फोर्सेस को लीड करने के लिए। तो इसीलिए वेवल को लग रहा था कि हमको अपने ट्रूप्स को यहां नहीं भेजना चाहिए, और इसीलिए अल्टीमेटली ब्रिटिश ट्रूप्स वहां पे लड़ने के लिए नहीं गए इटालियंस के साथ अल्बानिया में लड़ने के लिए। ये तो एक छोटी बात हो गई, बट इससे भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा सिग्निफिकेंट बात ये थी कि जो ग्रीक लोगों का लीडर था मेटाक्सिस, वो चाहता नहीं था कि ब्रिटिश वुड्स, ब्रिटिश आर्मी यहां पे आए ग्रीस में लड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर डायरेक्टली इन लोगों को मैंने इन्वॉल्व किया लड़ाई में तो वहां हिटलर गुस्सा हो जाएगा और वो अटैक कर देगा ग्रीस के ऊपर। इसीलिए वो डायरेक्टली ट्रूप्स को बुलाना नहीं चाहता था ग्रीस के अंदर। इस सारी सिचुएशन में जब ग्रीक लोगों के लिए भी सिचुएशन डेस्परेट हो रही थी, तो अचानक से मेटाक्सिस की डेथ हो गई, और अब बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा ग्रीक सोल्जर्स के मोरल पे। उनका जो लीडर था, जो उनको इतना अच्छे से लीड कर रहा था, आगे उनको पुश कर रहा था, जब वो मर गया तब उनको ऐसा लगा कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पास कोई बहुत स्ट्रांग लीडर नहीं है। और उसके बाद जो लीडर आया, ग्रीक लीडर, उसका नाम था कोरिजिस। वो उतना स्ट्रांग नहीं था, वो उतना एग्रेसिव नहीं था। हालांकि मेटाक्सिस ये नहीं चाहता था कि ब्रिटिश ट्रूप्स को हम बुलाएं अपने देश में, बट अलेक्जेंडर कोरिजिस जो उसका सक्सेसर था, वो उतना अपोज नहीं था ब्रिटिश आर्मी को बुलाने के लिए ग्रीस में। दूसरी तरफ इटालियंस की हालत बहुत खराब थी। उनकी तो वो हार तो रहे थे, बट उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी पूरी दुनिया के सामने कि कैसे ग्रीक आर्मी ने कैसे उनको पुश कर दिया है, वो उनको परेशान कर रहे हैं, अल्बानिया में कैसे आ गए। तो इस प्रकार 1940 खत्म हुआ, ठंडी वहां पे चल रही थी और इटालियंस की वहां पे बहुत बुरी हालत थी, वो हार रहे थे, और जितना उनका एडवांस तो छोड़िए, वो उनको डिफेंड करने के लिए अपने आपको प्रॉब्लम हो रही थी। मुसोलिनी परेशान हो रहा था कि उसकी आर्मी इतनी बुरी तरह फेल कैसे कर रही है ग्रीक आर्मी के सामने। तो मार्च 9 साल 1941 को इटालियंस ने एक बड़ा काउंटर अटैक लॉन्च किया ग्रीक्स के अगेंस्ट, एक 20 मील के फ्रंट पे। यहां पे 50,000 इटालियंस थे और 28,000 ग्रीक सोल्जर्स उस एरिया को डिफेंड कर रहे थे। यह भी एक माउंटेनियस रीजन था, बट इस बड़े काउंटर अटैक को भी बहुत मुश्किल से बट अल्टीमेटली मैनेज कर लिया ग्रीक सोल्जर्स ने उनको रोकने के लिए, और वो उनका काउंटर अटैक फेल हुआ। एक हफ्ता गुजर गया और जब ये प्रूव हो गया कि वहां पे इटालियंस ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी तरह
बेनितो मुसोलिनी फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या हो रहा है यहां पे। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। जर्मनी से एडोल्फ हिटलर ने कांटेक्ट किया मुसोलिनी को और उसने कहा कि अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ और दिनों तक अल्बानिया में जितना भी आप कुछ कर रहे हैं वहां पे और कुछ नया मत करना, कुछ भी और मिलिट्री एक्टिविटी मत करना। बस ये रिक्वेस्ट किया उसने मुसोलिनी को। अब मुसोलिनी और ग्रीक लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हिटलर बीच में आके कुछ क्यों बोलेगा? हिटलर ने इसलिए बीच में आके कहा क्योंकि अब उसका प्लान था कि मुझे यहां पे इन्वॉल्व होना है। जर्मन ट्रूप्स जाएंगे अब इस विक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए जो इटालियंस नहीं कर पाए। तो डेट थी अप्रैल 6, 1941 की। एक जर्मन मिनिस्टर गया ग्रीक प्रीमियर के पास, अलेक्जेंडर कोरिजिस के पास गया और उसको बोला कि आप सरेंडर करिए, नहीं तो अब हम जर्मन्स आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और एक्चुअली आधे घंटे पहले ही बल्गारिया के रीजन से ग्रीस के ऊपर 12th जर्मन आर्मी ने फुल ब्लोन अटैक लॉन्च कर दिया। जर्मन अटैक बहुत फास्ट, बहुत फियर्स और बहुत डिस्ट्रक्टिव था ग्रीक डिफेंसेस के लिए। और कुछ ही दिनों के अंदर ब्लिट्जक्रीग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जर्मन अटैक सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। जर्मन्स ने एक्चुअली पूरे वॉर के दौरान बार बार ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल किया था, पोलैंड में, नॉर्वे में, फ्रांस में, बट अल्टीमेटली सोवियत यूनियन में जाके वो लोग फेल हो गए थे ब्लिट्जक्रीग को इस्तेमाल करने के लिए। और वो फेल क्यों हुए थे उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जर्मन आर्मी का जो अटैक था वो इतना डेवास्टेटिंग था कि अटैक लॉन्च करने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अप्रैल 9 को ग्रीस की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी थी सालोनिका, जो एक पोर्ट भी था, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। और इसके बाद 70,000 ग्रीक सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। ये सब देखते हुए एथेंस में, जो ग्रीस की कैपिटल थी, उन लोगों में जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन लोगों का मोराल बहुत बुरी तरह टूट रहा था। वो ऑलरेडी 6 महीने से लड़ाई कर रहे थे इटालियंस के अगेंस्ट और उनकी हालत ऐसी भी अच्छी नहीं थी। और अब जर्मन यहां पे आ गए थे नए रिसोर्सेज के साथ, इतनी पावर के साथ, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। अलेक्जेंडर कोरिजिस, जो ग्रीस के मेन लीडर थे, उन्होंने अपने आप को मार लिया। अब जब ये बात साफ होने लगी कि ग्रीक आर्मी इटालियंस और जर्मन्स का जो कंबाइंड अटैक है उसके अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो अप्रैल 22, 1941 को ये ऑर्डर दे दिया गया कि अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, किंग है जो ग्रीस का, उन सबको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा क्रीट में, जो इनका ओरिजिनल उन्होंने सोचा था। तो एक ब्रिटिश बॉम्बर में बैठ के ग्रीस का किंग वहां से निकल के चला गया क्रीट में। और ये जब उन्होंने इवैक्यूएशन शुरू किया लोगों को, सिविलियंस को भी एक्चुअली, जो क्रीट लेके जा रहे थे, इस पूरे इवैक्यूएशन के दौरान लगातार उनके ऊपर क्लोज कर रही थी जर्मन और इटालियन आर्मी। 29 अप्रैल तक आते आते ग्रीस में जो कॉमनवेल्थ फोर्सेस थी उसका 80% हिस्सा ऑलरेडी इवैक्यूएट कर लिया गया था और साथ ही साथ 51,000 सिविलियन जनता ग्रीस की, उनको भी इवैक्यूएट करके क्रीट में पहुंचा दिया गया था। जर्मन अटैक शुरू करने के 21 डेज के अंदर जर्मन पैंजर्स अब जा रहे थे एथेंस की तरफ और ये बात क्लियर हो गई थी कि ग्रीस मेनलैंड के ऊपर एक्सियल विक्ट्री पूरी हो चुकी है। इस पूरे कैंपेन के दौरान जर्मनी ने 2560 सोल्जर्स को गवाया और उसके साथ 5000 सोल्जर्स घायल हुए थे। ब्रिटिश लोगों की बात करें तो उन्होंने लगभग 7000 किल्ड एंड वुंडेड मिला के 7000 कैजुअलिटीज हुई थी ब्रिटिश लोगों की। उन्होंने कुल मिला के लगभग 13,500 फौजियों की जान गंवाई और लगभग 42,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स उनके घायल हो गए। जब जर्मन्स का ये जो पूरा अटैक था वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद उन्होंने ग्रीस को प्लंडर करना शुरू किया, वहां पे लूट करना शुरू किया। फूड, मेडिकल सप्लाईज और जितने भी रिसोर्सेस मिल रहे थे जर्मन्स को, सारा यहां से लेके जाके वो अपने कंट्री में पहुंचा रहे थे और इस वजह से जो लोकल जनता थी वहां पे उनको बहुत बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। एथेंस में ही, सिर्फ एथेंस एक शहर में 1 लाख लोगों ने डिजीज की वजह से या भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवाई। अपने खुद के देश में रहने के बावजूद भी उनके पास खाना ही नहीं था क्योंकि जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे वो सब कुछ लूट के जा रहे थे। ग्रीस की जनता के लिए कभी भी राहत नहीं हुई क्योंकि उनका पूरा जो जर्नी था वो यहां से सिर्फ नीचे ही था, डाउनहिल ही था। वॉर खत्म होने के 4 साल के बाद तक, 1949 तक, ग्रीस में सिविल वॉर चल रहा था जिसमें लगातार कम्युनिस्ट लोगों के बीच में और जो सरकार थी वहां पर उनमें कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रही थी और इसमें बहुत लोगों की जान इसमें भी गई। लगभग 1.5 लाख ग्रीक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये पूरा कैंपेन जब शुरू हुआ उसके बाद से सिर्फ खराब ही हुआ ग्रीस के लोगों के लिए। बट अभी भी ग्रीक कैंपेन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था ग्रीस के लिए, क्योंकि जो ग्रीस की सरकार थी वो सब इवैक्यूएट करके उनके किंग को लेके वो पहुंच गए थे क्रीट के आइलैंड पे और यहां पे उनकी मदद कर रहे थे ब्रिटिश फोर्सेस। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना के रखा था और हमेशा से
ब्रिटिश नेवी उनके लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और क्योंकि वो एक आइलैंड था तो उनकी चांसेस यहां पे बेहतर थे कि वो एक्सियल एडवांस को इधर वो रोक पाएंगे। तो इसी वजह से जो पूरा बाल्कन कैंपेन था, इसमें था इटली और ग्रीस के बीच का वॉर, फिर यूगोस्लाविया का वॉर, और अल्टीमेटली बैटल ऑफ क्रीट। और इन सारे वॉर्स को मिला के अल्टीमेटली बाल्कन कैंपेन खत्म हुआ था। अगर आप ये पूरा जो ग्रीस का कैंपेन है इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको, द डिफेंस एंड फॉल ऑफ ग्रीस 1941। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इटालियंस ने जो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखा के अटैक किया था वो कैसे वो फेल हुआ, और कैसे ग्रीस के लोगों ने वो एक कंसोलिडेट हुए और उन्होंने पुश किया इटालियंस को अपने देश के बाहर। इस बुक का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।